मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब एक एंटीबायोटिक ड्रग बैक्टीरिया पे काम करना चाहे, लेकिन बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, बैक्टीरिया ने अपना डिफेंस सिस्टम, अपना एक दिफाई निज़ाम डेवलप कर लिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया हमारे पास है, ठीक है, और इसने अपना एक डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया कि एंटीबायोटिक ड्रग इस पर काम नहीं कर पा रही, तो हम इसको कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? वो ड्रग जो कि बैक्टीरिया पे काम करे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया पे काम नहीं करने दे रही, बैक्टीरिया ने खुद पे अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, इसको हम कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और यहाँ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रेजिस्टेंस का लफ्ज़ सिर्फ एंटीबायोटिक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एंटीबायोटिक के लिए हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी ड्रग, कोई भी ड्रग हो हमारे पास, ठीक है, अगर उसके खिलाफ एक ड्रग हमारे पास एक और है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया हमारे पास कोई और जर्म है, वायरस, कोई भी जर्म हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास ये ड्रग काम करना चाह रही है इस पर, लेकिन ये जर्म क्या है, ताकतवर हो चुका है, काम नहीं करने दे रहा है, इसको हम कहेंगे ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास रेजिस्टेंस का लफ्ज़ सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल हो कि एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है, तो ये बात ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर सुनने में जो आता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सुनने में आता है, क्योंकि हमारे पास जो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, दुनिया का बहुत बड़ा हेल्थ इशू है, बैक्टीरिया से होने वाले मसाइल, ठीक है। तो ज़्यादातर सुनने में ये आता है, ठीक है, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं, हम आगे लिखा हुआ क्या आप देखते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या लिखा हुआ है। तो पहला सेंटेंस हमारे पास लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू द cephalosporin आर एसेंशियली द सेम एज दोज डिस्क्राइब फॉर द पेनिसिलिन्स। बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए सिफाइलोस्पोरिन से क्या करते हैं, सेम तरीके अपनाते हैं, वही तरीके जो उसने पेनिसिलिन से खुद को बचाने के लिए अपनाए थे, क्योंकि हमारे पास पेनिसिलिन और सिफाइलोस्पोरिन दोनों ही क्या है, दोनों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, दोनों में क्या है, बीटा लैक्टम है, पेनिसिलिन हो या सिफाइलोस्पोरिन हो, ठीक है, हमारे पास। और पेनिसिलिन और सिफाइलोस्पोरिन दोनों के काम करने का तरीका जो है वो भी सेम है, यानी कि दोनों का मोड ऑफ एक्शन भी सेम है। इसलिए जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए इन ड्रग से सेम तरीके अपनाता है, जो पेनिसिलिन से अपनाए थे, जो सिफाइलोस्पोरिन से अपनाए थे तरीके, उनसे बचाने के लिए खुद को सेम होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करता क्या है बैक्टीरिया क्या पता बीटा लैक्टेमेस एंजाइम बना रहे हैं, ठीक है, तो इससे खुद को बचा ले। या फिर बैक्टीरिया ये भी कर सकता है कि बैक्टीरिया क्या कर ले, अपनी टारगेट साइट चेंज कर ले, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पेनिसिलिन टारगेट ये था, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन थी, ठीक है, जो बैक्टीरिया के पास थी, इसने क्या कर ली, चेंजिंग कर ली उसमें, ठीक है, पेनिसिलिन से बचा लिया खुद को। और सिफाइलोस्पोरिन जब दी गई, सिफाइलोस्पोरिन से भी बचा लिया उसने खुद को। कैसे बचाया, अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को चेंज कर लिया, यानी कि टारगेट साइट क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। या फिर बैक्टीरिया इस तरीके से भी कर सकता है कि क्या कर सकता है, अपने ड्रग उसके अंदर गया, उसने ड्रग को बाहर निकाल दिया, यानी कि इफ्लक्स कर दिया, ड्रग को बाहर निकाल दिया। तो सेम तरीके अपनाएगा बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए, वही तरीके जो उसने पेनिसिलिन से बचाने के लिए खुद अपनाए थे, ठीक है। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है नोट, although they are not susceptible to hydrolysis by the staphylococcal penicillinase, cephalosporins may be susceptible to extended spectrum beta lactamases ESBLS। सिफेलोस्पोरिन को स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया जो होता है, इसका पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है वो सिफेलोस्पोरिन को नहीं तोड़ सकता, यानी कि हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है वो खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया, ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन इस पर काम कर सकता है, लेकिन एक शर्त, एक कंडीशन है हमारे पास कि अगर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो हमारे पास है ये मिथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ओरिस बैक्टीरिया है, तो इस पर काम कर पाएगी सिफेलोस्पोरिन। अदरवाइज हमारे पास अगर ये मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरिस बैक्टीरिया तो इस पर काम नहीं कर पाएगी सिफेलोस्पोरिन, ठीक है। हम जानते हैं मिथिसिलिन सेंसिटिव का मतलब क्या है, यानी कि जिसमें मिथिसिलिन काम कर पा रही है, ठीक है, मिथिसिलिन ड्रग जो है जिस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर पा रही है, इसको हम कहेंगे मिथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ओरिस बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया है तो हमारे पास ये जो सिफेलोस्पोरिन है ये भी काम कर पाएगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई। ये जो स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेस एंजाइम लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक एंजाइम होता है, बहुत ही खतरनाक किस्म का एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, इसमें ये बेसिकली कुछ खास बैक्टीरिया बनाता है, जैसे कि हम बात करें कुछ ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया आते हैं, ई कोली हो गया, क्लेप्सिला निमोनियाई हो गया, ठीक है, और भी कई बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये एंजाइम एक ताकत रखता है कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि बहुत सारे एंटीबायोटिक को तोड़ सकता है, ठीक है। उनकी जो एंटीबायोटिक होते हैं उनके बीटा लैक्टम रिंग पे अटैक करते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, ठीक है। खतरनाक किस्म का एंजाइम होता है हमारे पास ये। तो अगर बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम है, ठीक है, खतरनाक किस्म का एंजाइम है, तो हमारे पास पेनिसिलिन क्या सिफेलोस्पोरिन की सारी जनरेशन फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक सारी फेल हो जाती है, यानी कि सारी काम नहीं कर पाती है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया बहुत खतरनाक हो गया, ठीक है। तो उसके और ट्रीट करने के लिए, ऐसे बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक और कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं बीटा लैक्टेम का और बीटा लैक्टेम इनहिबिटर का, ठीक है।
और भी कोई कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, लेकिन एक आम सा कॉम्बिनेशन के बीटा नेगेटिव और बीटा नेगेटिवेज इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं इस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब ये आम पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन से काम नहीं बन रहा, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म प्लस ई कोली एंड के निमोनियाई आर पार्टिकुलर एसोसिएटेड विद ESBLS। तो वही बात लिखी हुई है हमारे पास, ये बहुत ही कॉमन हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करते हैं इस एंजाइम को, लेकिन हम बोल सकते हैं कुछ और बैक्टीरिया भी हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि बात करें एंटीरियोबैक्टर हमारे पास हो गया, ठीक है, और प्रोटियस हो गया, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया भी रेयरली इस एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है। तो हमारे पास जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम बात कर चुके हैं कि पेनिसिलिन सेफालोस्पोरिन सबसे काम नहीं बनेगा, उसके लिए कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर कार्बापेन हमारे पास होते हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ठीक, ये भी सेफालोस्पोरिन की तरह ही है, मतलब एक हमारे पास एक अलग कैटेगरी आती है ड्रग्स की, ठीक है। तो इसको हम इस चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे, कार्बापेन का चैप्टर, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना है कि जब सेफालोस्पोरिन भी काम नहीं कर रही तो कार्बापेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या, ड्रग का बॉडी में मूवमेंट और फेट फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी में जब ड्रग गई तो वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज होती है, एक्सक्रीट वगैरह होती है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमने इसको दे किन किन रास्तों से दे सकते हैं, यानी कि सेफालोस्पोरिन जो हम इसको किस किस रास्ते से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है मैनी ऑफ द सेफालोस्पोरिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड IV और IM, ठीक है। फिगर लिखी हुई बिकॉज ऑफ देयर पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन एक्सेप्शंस आर नोटेड इन फिगर, ठीक है। दोबारा फिगर पहले हम डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या, फिर फिगर को देखेंगे। इसका मतलब ये है कि सेफालोस्पोरिन को बॉडी में किस तरीके से दिया जाता है, IV यानी कि इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर यानी कि इंजेक्शन रूट इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो स्टमक का एसिड है और हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेफालोस्पोरिन को तोड़ के डिग्रेड ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं अगर मुंह के ज़रिए लेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ सेफालोस्पोरिन ऐसी होती है जिनको हम मुंह के ज़रिए ले सकते हैं, यानी कि टैबलेट, सिरप फॉर्म उनकी अवेलेबल होती है, ठीक है। और उनको स्टमक के एसिड या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम ख़राब नहीं करते, ठीक है। जैसे कि हम बात करें बस फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई, थर्ड जनरेशन हो गई, इनमें ऐसे हमें मिल जाएंगे ड्रग जो कि बेसिकली सेफालोस्पोरिन जो कि हम मुंह के ज़रिए ले सकते हैं। लेकिन हम फोर्थ जनरेशन को देखें, फोर्थ जनरेशन में हमें सिर्फ बेसिकली इंजेक्शन फॉर्म में देखेंगे, यानी कि हम उनको IV या फिर IM ले सकते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो थे हमारे पास वो पहले बनाए गए थे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन हमारे पास इंप्रूव वर्जन है, ठीक है, सेफालोस्पोरिन का। और ये फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन जो है इसको हॉस्पिटल में बहुत शदीद इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन शदीद है और आप चाहते हैं कि आपका इन्फेक्शन अच्छी तरीके से ट्रीट हो, तो लाजमी बात है, लाजमी ये बिल्कुल यानी कि लाजमी हमें चाहिए कि हमारे जो खून में कंसनट्रेशन सेफालोस्पोरिन की हाई पहुँचे, ताकि हमारे पास जो बैक्टीरिया जल्दी से ट्रीट हो पाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन में बेसिकली ओरल रूट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्या बनाया गया, IV या फिर IM रूट, ठीक है। इसके ज़रिए दें ताकि खून में जो कंसनट्रेशन डायरेक्ट हाई पहुँचे और जल्दी से बैक्टीरिया का खात्मा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल सेफालोस्पोरिन डिस्ट्रीब्यूट वेरी वेल इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। क्या मतलब हुआ, जब सेफालोस्पोरिन इंजेक्शन या फिर टैबलेट के ज़रिए दी गई तो ये सिर्फ खून में ही नहीं रही, बल्कि ये बॉडी के दूसरे फ्लूइड से, कि हमारे पास खून का पानी यानी कि प्लाज्मा हो गया, हमारे पास जॉइंट्स का फ्लूइड हो गया, ठीक है, और लंग्स के आसपास जो फ्लूइड है वो हो गया, टिश्यूज़ के बीच की जगह हो गई, ठीक है। तो हर जगह यानी कि सब जगह अच्छी तरीके से फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि ड्रग अगर बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर पहुँच के क्या करेगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हाउ एवर एडिकेट थेरेप्यूटिक लेवल्स इन द CSF रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर अचीव्ड ओनली विद सेलेक्ट अ फ्यू सेफालोस्पोरिन। तो हमारे पास जो सेफालोस्पोरिन है, ठीक है, वो बॉडी के फ्लूइड्स में अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, फैल जाता है, लेकिन CSF यानी कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में सब सेफालोस्पोरिन आसानी से नहीं जमाते हैं, ठीक है। CSF है कि हमारे पास CSF बेसिकली हम बोलते हैं सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ये वो फ्लूइड है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या, तो इसका काम होता है कि ब्रेन को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और न्यूट्रिएंट वगैरह पहुँचाना। नॉर्मली ब्रेन के पास क्या होता है, नॉर्मली ब्रेन के पास एक बैरियर होता है, बैरियर, उसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ये ड्रग्स को अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर जो सेफालोस्पोरिन है वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, लेकिन कुछ है हमारे पास वो क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जैसे कि सेफालोस्पोरिन हमारे पास हो गई, सेफ्ट्राइक्सोन हो गई, सिफोटेक्सिम हो गई, ये ऐसी हैं जो कि इन्फ्लेम कंडीशन होगी चली जाएंगी, या फिर अगर कुछ ऐसी भी हमारे पास सेफालोस्पोरिन जो इन्फ्लेम और नॉन इन्फ्लेम कंडीशन दोनों में ब्लड बैरियर तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। उनको ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास के जो
ये मेनिंजेस हों तभी जाएंगी, वो वैसे ही सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन होता है कि हमारे पास दिमाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रेंट चाहिए, ठीक है, जो खून के लिक्विड प्लाज्मा में होती है, न्यूट्रेंट वगैरह, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह खून के जो लिक्विड है प्लाज्मा वहाँ पर है, ठीक है। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी फिजिकली ब्रेन के टिश्यूज़ में डायरेक्टली उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्रेन में वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए, ठीक है, आरबीसी से और डिफ्यूजन के ज़रिए हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जैसे न्यूट्रिएंट जो हैं वो स्पेशल ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, वो उसके ज़रिए पहुंच जाएंगे हमारे पास, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि ये सेल बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और इस बैरियर को क्रॉस करके दिमाग तक नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में, आम हालत में दिमाग में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल नहीं होते, और इससे एक ब्रेन जो होता है महफूज होता है। अगर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो वो अलग कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ब्रेन या स्कल में कोई चोट वगैरह लग गई, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, तब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या हो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर लीक हो सकता है। इस वजह से जो खून के सेल बाहर थे और फ्लूइड था वो ब्रेन में क्या हो जाएगा, निकलने लगेगा, ब्रेन में आने लगेगा, जिसे हम कह रहे हैं ब्रेन हेमोरेज या ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। यही नॉर्मल कंडीशन में ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारे पास टाइट है, ठीक है, वो चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा कि वो आए अंदर। लेकिन जब इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, तो ये खून के सेल्स अंदर आ गए, तो इन्फेक्शन हुआ, स्पेशल ड्रग्स दी गई, सेफ्ट्राइजोन दी गई, सिफाइलोस्पोरिन थी हमें, ठीक है, वो दी गई, तो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारे पास ये ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती आम कंडीशन में, अगर इन्फ्लेम ना हो जगह, ठीक है, या ट्रॉमा वगैरह ना हो तो वो काम नहीं कर पाती, इसलिए एंटीबायोटिक्स ही डायरेक्ट क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करती है अगर बैक्टीरिया होगा। आगे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल सेफ्ट्राइजोन और सिफोटेक्सिम इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा। देखें क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि न्यूनेटल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो कि 0 से यानी कि स्टार्टिंग के दिन से ही 28 दिन के हों, उनको हम कहते हैं न्यूनेटल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चाइल्डहुड को देखें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 मंथ से, ठीक है, 12 साल तक, 12 ईयर तक हमारे पास चाइल्डहुड पीरियड होता है, ठीक है। मतलब सेंटेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि सेफ्ट्राइजोन और सीफोटैक्सिमिन दोनों का यूज़ क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ और छोटे बच्चों में आराम से कर सकते हैं अगर उनको मेनिंजाइटिस हो। भी समझते हैं मेनिंजाइटिस होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है हमारे पास मेनिंजाइटिस कॉज बाय एच इन्फ्लुएंजा। क्या मतलब वो देखें, एच इन्फ्लुएंजा क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि स्पेशली छोटे बच्चों में क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, यानी कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस अब ये होता है हमारे पास कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स उनको कहते हैं मेनिंजिस। अगर वहाँ बैक्टीरिया अटैक करेगा उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजिस में क्या हो गया, इन्फेक्शन, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बुखार होता है, तेज़ वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, और सीजन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अटैक किया है तो सीएसएफ में पहुँच के दिमाग में पहुँच के सीजर भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर ट्रीट ना करें तो डेथ या परमानेंट ब्रेन डैमेज तक हो सकता है, ठीक है, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। तो इसमें करते क्या है, इसमें सेफ्ट्राइजोन और बेसिकली सिफोटेक्सिम को देंगे तो क्या करेंगे, दोनों थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, दोनों ही क्या है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ये क्या करेंगी, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगी और डायरेक्टली सीएसएफ तक पहुँचेंगी, ठीक है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक पहुँचेंगी और जो बैक्टीरिया वहाँ पर इसको किल करेंगी, ठीक है। इसलिए न्यूनेटल चाइल्डहुड दोनों में हम मेनिंजाइटिस के इलाज में इन ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं बच्चों में यूज़ करना, ठीक है। इसका आगे लिखा है हमारे पास, आगे लिखा हुआ है, सिफाजोलिन फाइंड्स एप्लीकेशन सिंगल प्रोफाइलैक्सिस डोज prior to surgery because of its 1.8 hours half life and its activity against penicillin producing staphylococcus aureus। क्या मतलब वो देखें, सिफाजोलिन हमारे पास क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि सर्जरी से पहले सिर्फ एक ही डोज देंगे, इसको हम कहेंगे प्रोफाइलैक्सिस। यानी कि क्यों दिया प्रोफाइलैक्सिस, क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए पहले ही क्या दे दी, ड्रग दे दी, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि इसकी जो हाफ लाइफ है 1.8 आवर्स है, इतनी हाफ लाइफ है कि सर्जरी के दौरान जो बॉडी रहेगी प्रोटेक्टेड रहेगी, प्रोटेक्टेड, ठीक है, इन्फेक्शन से। और स्टेफाइलोकोकस और बैक्टीरिया जो हमारे पास है, ये नॉर्मली हमारे पास स्किन में रहता है, नाक के अंदर जो पैसेजेस है, नेजल पैसेजेस वहाँ रहता है, और कभी कभी गले में भी रहता है, नेचुरली रहता है। नॉर्मली हमें नुकसान ही पहुँचाता है, लेकिन अगर बॉडी में कट लग जाए, बॉडी ज़ख्मी हो जाए या सर्जरी के दौरान जख्म वगैरह का चांस होता है, तो वहाँ से निकल कर जहाँ है वहाँ से निकल कर बॉडी में किसी और एरिया में जाएगा तो वहाँ इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसका इंजेक्शन यूज़ करते हैं। अभी सिफाजोलिन करेगा क्या, ये बैक्टीरिया को किल कर देगा, खास तौर पर उन बैक्टीरिया को जिन्होंने क्या बनाया होगा, पेनिसिलिनेज बनाया होगा, यानी कि पेनिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप की होगी, तो खास तौर पर उन बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये किल कर देगा, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं सर्जरी के दौरान और बाद में मरीज़ को इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है, उसके लिए ड्रग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे लिखा है हमारे पास
कि however additional intraoperative cephalosporin doses may be required if the surgical procedure lasts longer than 3 hours। लेकिन अगर हमारे पास ऑपरेशन लंबे टाइम के लिए चल रहा है, यानी कि 3 आवर्स हो गए, ठीक है, या 3 आवर्स से ज़्यादा हो गए, तो क्या करते हैं, एक और डोज देंगे इस ड्रग की, क्योंकि इस ड्रग की हाफ लाइफ कम है, तकरीबन 3-4 घंटे में इस ड्रग की बहुत ही कम डोज बच जाएगी बॉडी में, तो क्या करेंगे, सेकेंड डोज देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1.8 आवर्स 1.8 आवर इसकी हाफ लाइफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, देखें हमारे पास 1 आवर मीन्स के 1 आवर का मतलब क्या है कि 60 मिनट्स है, ठीक है, 60 मिनट्स, ठीक है। 0.8 का मतलब क्या है, 0.8 को मल्टीप्लाई करें 60 से, आंसर आ जाएगा 48 मिनट, ठीक है। तकरीबन 1 आवर 48 मिनट इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी है। आगे चलते हैं। सीफाजोलिन इज इफेक्टिव फॉर मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट बोन। ऑल सीफालोस्पोरिन क्रॉस द प्लेसेंटा। देखिए, होता है कि हमारे पास हमारी स्किन पर नेचुरली बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब जब सर्जरी होती है या स्किन पे कट वगैरह लगता है, तो क्या होता है, हमारे पास बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, ठीक है, बॉडी में किसी और पार्ट में चले जाएंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है, वहाँ ऑर्गन में टिश्यूज़ में घुस जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर का जो माहौल होता है, अगर 100% स्टेराइल ना हो, यानी कि 100% बिल्कुल जर्म से फ्री ना हो, या फिर हवा, सर्जिकल टूल्स, या फिर जो कपड़े पहने होते हैं, कपड़ों से बैक्टीरिया इंटर कर सकते हैं अंदर बॉडी में, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास सर्जिकल टीम प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ना करे, तो बैक्टीरिया जो होता है उनके इंस्ट्रूमेंट से भी पेशेंट की बॉडी में जा सकता है, ठीक है। काफ़ी तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या हमारे कि सर्जरी के दौरान क्या हो गया, कट लग गया और बैक्टीरिया चला गया अंदर बॉडी में, और क्या करेगा, बोन की सरफेस, ठीक है, बोन की सरफेस या मैरो, यानी कि बोन के अंदर जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मैरो, बोन की सरफेस पर या मैरो में आके चिपक जाएगा, ठीक है। और वहाँ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा खुद को, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसको हम कह रहे हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, या फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। और हमारे सीफाजोलिन क्या करती है, ये सर्जरी के स्टार्ट से पहले एक डोज देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग बोन तक पहुँचती है, खून तक पहुँचती है अच्छे से, बोन तक पहुँच के क्या करेगी, अगर बैक्टीरिया एक्सीडेंटली चला गया अंदर, यानी कि मैरो में चला गया, तो वहाँ पहुँच कर भी क्या करेगी, इन्फेक्शन को ट्रीट करेगी, बैक्टीरिया को किल कर देगी, ठीक है। इस तरह इन्फेक्शन जो होगा डेवलप होने का चांस बहुत ही कम होता है। तो हमारे पास सीफाजोलिन बोन में हर कंडीशन में पहुंच रहा है, लेकिन ब्रेन तक पहुंचने के लिए एक कंडीशन है कि अगर ब्रेन में हमारे पास मेनिंजिस नहीं है, मेनिंजाइटिस नहीं है, मेनिंजिस इन्फ्लेम नहीं है, तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पहुंचेगा ब्रेन तक, ठीक है। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस है तो ईजिली सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में घुसकर क्या करेगा, इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा, ठीक है, तो ईजिली मेनिंजिस को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई। आगे लिखा हुआ सारी सिफेलोस्पोरिन क्या है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, तो बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होता, यानी कि इतनी डोज नहीं पहुंचती प्लेसेंटा को क्रॉस करके कि वो हार्मफुल इफेक्ट दे सके, बहुत ही कम क्वांटिटी पहुंचती है, तो जनरली सेफ होता है। तो हम प्रेगनेंसी में सिफेलोस्पोरिन ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत पहुंच रही है अमाउंट, लेकिन इतना टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दे रही। आगे नेक्स्ट राइटिंग है एलिमिनेशन, यानी कि किस तरीके से हमारे पास सिफेलोस्पोरिन बॉडी से निकलती है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन बाय द होस्ट इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। तो होता है कि हमारे पास एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि ड्रग बॉडी से किस तरीके से निकल रही है, यूरिन के जरिए निकल रही है, बाइल के जरिए निकल रही है, किस रूट से निकल रही है, ठीक है। बायो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि लीवर या बॉडी के एंजाइम क्या करते हैं, ड्रग को तोड़कर उसको दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ड्रग को मेटाबॉलिज्म करते हैं और ड्रग को मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे पास कि एक्टिव मेटाबोलाइट बने या इनएक्टिव मेटाबोलाइट बने, यानी कि जब तोड़ फोड़ किए हमारे पास ड्रग बेकार हो गया, ड्रग अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो सिफाइलोस्पोरिन क्या करते हैं, ज़्यादातर एज इट इज़, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में ही क्या होता है, बॉडी से निकल जाते हैं। जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर था बॉडी में दी गई थी, वही सेम उसी केमिकल स्ट्रक्चर के साथ ही क्या हो जाएंगे, बॉडी से निकल जाएंगे, ठीक है। यानी कि तोड़ फोड़ इतनी नहीं होती, ठीक है। और हमारे पास सिफाइलोस्पोरिन कहाँ गया, लिवर में गया। लिवर के जो एंजाइम है इसको बहुत ही कम मेटाबोलाइज करेंगे, इतना कम मेटाबोलाइज करेंगे कि क्लिनिकल इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है ही नहीं। मतलब कि लिवर के एंजाइम ड्रग का बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन मॉडिफाई करें, मेजर पोर्शन एक्टिव रह रहा है। एलिमिनेशन अकर थ्रू ट्यूबुलर सिक्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं हम। तो हमारे पास सिफाइलोस्पोरिन जो होती है वो बॉडी से किडनी के थ्रू निकलती है, किडनी के थ्रू एलिमिनेट होती है। दो मेन प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, हमारे पास होता है क्या है, किडनी में एक हमारे पास चीज़ जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अच्छा, ये एक स्मॉल फिल्टर होता है जहाँ से खून पास होता है। इसका काम क्या होता है, जो खून वहाँ पहुँच रहा है उसमें कई ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स्ट्रा वाटर है, वो फिल्टर होकर कहाँ चला जाएगा, यूरिन में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि खून का मेजर पार्ट वापस गया, सिर्फ जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो अनवांटेड सब्सटेंस और ड्रग क्या हो गए, यूरिन में निकल गए, ठीक है।
अच्छा, ट्यूबुलर सिक्रेशन को देखें तो ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास नेफ्रॉन में क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, हम जानते हैं लॉन्ग स्मॉल ट्यूब्यूल्स लॉन्ग होती हैं और स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस से जो आया है यूरिन उसको और मॉडिफाई करेंगी, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्रग के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे और उनको यूरिन में ट्रांसफ़र किया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, यानी कि थ्रू एनर्जी खर्च करके क्या किया जाएगा, उनको यूरिन में लाया जाएगा, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलस से हमारे पास सही से फिल्टर नहीं हो पाए थे ड्रग के मॉलिक्यूल्स, उनको एनर्जी खर्च करके यूरिन में लाया गया, ठीक है, मतलब कि ड्रग इफिशेंटली निकल गया और खून में ज़्यादा अकोमुलेट नहीं होता, ठीक है। एक दो प्रोसेस के ज़रिए निकल रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ज़रिए और ट्यूबुलर सिक्रेशन के ज़रिए, ठीक है। तो मतलब कि पहले जो ग्लोमेरुलस था उसने ड्रग का इनिशियल फिल्ट्रेशन किया, ठीक है, कुछ ड्रग यूरिन में निकल गया, फिर ट्यूब्यूल्स ने क्या किया, उन्होंने एक्स्ट्रा ड्रग को यूरिन में डाल दिया, ठीक है, ड्रग और एफिशिएंटली निकल गया। इसलिए सेफेलोस्पोरिन जो होती हैं मोस्टली अनचेंज फॉर्म में निकलती हैं, यूरिन के जरिए निकल जाती हैं, ठीक है, आराम से निकलती हैं, बॉडी में इतना अकोमोडेट नहीं होती। आगे लिखा हुआ है देयरफॉर डोसेस मस्ट बी एडजस्टेड इन केसेस ऑफ सीवर रीनल फेलियर टू गार्ड अगेंस्ट अकोमोडेशन एंड टॉक्सिसिटी। तो अगर किडनी फेल है, किडनी की वर्किंग सही नहीं है, तो क्या करेंगे, डोज को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सेफेलोस्पोरिन किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे पास किडनी पे डिपेंड कर रही है इसकी एलिमिनेशन, ठीक है। तो अगर इसकी डोज सही नहीं होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉडी में ज़्यादा देर के लिए अक्यूमुलेट होगी और टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। हम जानते हैं हमारे पास कि अगर किडनी से निकल रही है, यानी कि स्लो निकल रही है, तो खून में काफ़ी देर तक रह रही है, जो कि क्या करे, टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ा रही है। आगे लिखा हुआ एक्सेप्शन इज सेफ्ट्राइजोन विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू द बाइल इनटू द फीसिस एंड देयरफॉर इट इज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन पेशेंट विद रीनल इंसफिशिएंसी। यानी कि सेफ्ट्राइजोन जो है इसकी मेजर एलिमिनेशन हो रही है हमारे पास लीवर के ज़रिए, इनके बाइल के ज़रिए हो रही है। हमारे पास लीवर क्या बनाता है, बाइल में क्या कर देगा, इसको स्टोर कर देगा, बाइल को इंटेस्टाइन में भेजेगा हमारे पास लीवर, तो बाइल के साथ ये भी इंटेस्टाइन में चली जाएगी, वहाँ से फीसिस के थ्रू बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है। इसका बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही लेस अमाउंट किडनी के जरिए भी एलिमिनेट होता है, लेकिन वो बहुत ही लेस होता है, यानी कि इसकी मेजर एलिमिनेशन डिपेंड करती है लीवर पर, ठीक है। तो अगर किसी को किडनी का मसला है तो उसमें ये आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। आगे लिखा हुआ है एडवर्स इफेक्ट, यानी कि क्या क्या नुकसान होते हैं। दिस सिफाइलोस्पोरिन प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट, सम ऑफ व्हिच आर यूनिक टू पार्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप। यानी कि हम जानते हैं हमारे पास सिफाइलोस्पोरिन एक बहुत बड़ी क्लास है, मेजर क्लास है, बहुत सारे ड्रग आ रहे हैं, ठीक है, और हर ड्रग हमारे पास तकरीबन एक दूसरे डिफरेंट है बिकॉज ऑफ साइड चेन लगी हुई है उनमें, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे साइड इफेक्ट है जो कि सब सिफाइलोस्पोरिन में कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो कि एक ख़ास सेफेलोस्पोरिन बाकी सेफेलोस्पोरिन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम किसी सेफेलोस्पोरिन को हम दे रहे हैं मुंह के ज़रिए, किसी को दे रहे हैं आईएम, किसी को दे रहे हैं थ्रू आईवी, ठीक है, और हमारे पास किसी की साइड चेन क्या है, किसी की साइड चेन क्या है, तो सब कुछ डिपेंड करता है, इसलिए हमारे पास एडवर्स इफेक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, पेशेंट्स हु हैव हैड एन एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस टू पेनिसिलिन शुड नॉट रिसीव सेफेलोस्पोरिन्स। यहाँ ये कहा जा रहा है वो मरीज़ जिनको पेनिसिलिन इस्तेमाल करने से बहुत शदीद एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है, जैसे कि एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है, तो उसको सेफेलोस्पोरिन नहीं देंगे, क्योंकि दोनों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए एलर्जी का रिस्क होता है, ठीक है, चांस होता है कि एलर्जी सेफेलोस्पोरिन से भी हो जाए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है। देखिए एनाफाइलेक्सिस क्या होता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक यानी कि बहुत ही सिवियर एनाफाइलेक्सिस हो गया, बहुत शदीद एनाफाइलेक्सिस हो गया, ठीक है। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, ये एक बहुत तेज़ और जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि बॉडी में अचानक से डेवलप होता है, ठीक है। जब बॉडी किसी चीज़ को, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया, इंसेक्ट बाइट हो गया, कुछ भी हो गया, पीनट वगैरह हो गया, उनको क्या समझेगी, अपने लिए फ़ौरन समझ लेगी और डेंजरस समझ लेगी, तो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम बॉडी का ओवर रिएक्ट करेगा, ठीक है। क्या क्या बना लेगा, मास्ट सेल बनाएगा, बेजोफिल मास्ट सेल और बेजोफिल नाम के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे बॉडी में, ठीक है, और ये सेल्स क्या करेंगे, हिस्टामीन और दूसरे केमिकल्स को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। अब ये केमिकल्स करेंगे क्या, ये केमिकल्स खून की वेसल को डायलेट कर देंगे, डायलेट कर दिए तो मतलब क्या हो जाएगा, खून का प्रेशर चांस से गिर जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर गया, ठीक है, कैपिलरीज लीक होने लगेंगी, यानी कि हमारे पास स्वेलिंग हो जाएगी और जो प्लाज्मा यहाँ से लीक होने लगेगा। ब्रंकाई जो लंग्स के हमारे पास रास्ते हैं, ब्रंकाई जो हवा का रास्ता है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एयर पैसेज है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो सुकड़ जाएंगे, यानी कि सांस सही से नहीं ले पा रहे होंगे, स्वाइलिंग हो जाएगी, यहाँ पर स्वाइलिंग हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हार्ट पर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, रैपिड पल्स, हार्ट जो होगा रैपिड पल्स स्टार्ट करेगा और बेहोशी वाली कैप हो जाएगी, क्योंकि खून का प्रेशर अचानक से बहुत गिर जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, सिम्टम्स क्या होंगे, सांस का मसला, सांस लेने मुश्किल होगी, खून का प्रेशर गिर गया, ठीक है, पसीना आने लगेगा, ठीक है, थका महसूस करेगा बंदा, डिजीनेस फील करेगा। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है
कि एपिनेफ्रिन या इसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन ये क्या करेगा, ये बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग है। ये खून की वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, खून का प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास एयरवेज ब्रंकाई थे वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे, उनको रिलैक्स कर देगी, ठीक है, ताकि ईजिली मरीज सांस ले सके, ठीक है। और जो हिस्टामिन के इफेक्ट वगैरह थे, केमिकल्स वगैरह रिलीज कर रहे थे, ठीक है, उनको अपोज कर देगी, उनको ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो स्वालिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी। और क्या क्या कर सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि जो मरीज़ का दिमाग है ऑर्गन तक ऑक्सीजन फराहम हो, ठीक है। और आईवी फ्लूइड्स देंगे ताकि जो हमारे पास ब्लड प्रेशर गिर रहा है वो भी मेंटेन हो जाए, ठीक है। और हमारे पास, ठीक है, आगे देखते हैं, हम आगे लिखा है हमारे पास एक और है स्टीवन जॉन सिंड्रोम था। अब ये कौन सा सिंड्रोम है, तो हमारे पास जो एनाफाइलेक्सिस होता है वो तकरीबन यूजुअली विद इन अ मिनट और विद इन अ हार शुरू होते हैं, लेकिन ड्रग शुरू करने के 1 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद इसका असर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एलर्जी है तो ये फ़ौरन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसको देखें तो ये डिसीज़ जो हमारे पास है ये क्या होती है, ड्रग शुरू करने के तकरीबन 1 हफ्ता बाद या 3 दिन बाद, ठीक है, या 3 हफ्ते बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें यानी कि काफ़ी थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें होता है कि ये शरीर किस्म का सिवर किस्म का इन्फेक्शन होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये आमतौर से होता है ड्रग एलर्जी से, अगर कोई दवाई से एलर्जी थी उससे हो जाएगा, या फिर आमतौर से इन्फेक्शन से भी होता है, ठीक है। ड्रग एलर्जी से या फिर इन्फेक्शन से भी होता है। स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, जेनिटल एरिया हो गया हमारा, ठीक है। उनकी जो अपर स्किन थी, अपर स्किन की लेयर डैमेज रहेगी, ठीक है, अपर स्किन की लेयर डैमेज रहेगी। इससे होगा क्या, छाले बन जाएंगे, पेनफुल रैशेस हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेसिकली स्किन की जो अपर लेयर होती है हमारे पास, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन की अपर लेयर हो गई, ठीक है, हमारे पास जेनिटल एरिया की अपर लेयर हो गई, तो उन एरियाज़ को, अपर लेयर को क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। इस वजह से सब कंडीशंस हो रही हैं कि ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, पेनफुल रैशेस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये स्किन बेसिकली हम बोल सकते हैं ख़तरनाक किस्म का स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और जेनिटल एरिया का इन्फेक्शन होता है। अब एक और लिखा हमारे पास टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ये भी हमारे पास एक एलर्जिक रिएक्शन। इसमें होता क्या, हमारे पास स्किन का बहुत बड़ा एरिया पील हो जाता है, ठीक है। होता क्या है, ऐसा लगेगा 3rd डिग्री बर्न, यानी कि स्किन जल गई है, ऐसा फील होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है इतना ओवर रिएक्ट करता है कि स्किन के सेल्स को काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है। तो अगर किसी मरीज़ को एनाफाइलेक्सिस हुआ था, या स्टीवन जॉन सिंड्रोम होता है, या फिर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हुआ था, तो उसको बिल्कुल भी रिसीव नहीं करना चाहिए सिफाइलोस्पोरिन, यानी कि सिफाइलोस्पोरिन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अगर उसको पेनिसिलिन यूज़ करने से सब कुछ हो चुका है, क्योंकि पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैच करता है सिफाइलोस्पोरिन से। तो अगर पेनिसिलिन से हुई है तो क्या पता सिफाइलोस्पोरिन से भी हो जाए, तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है सिफाइलोस्पोरिन शुड बी अवॉइडेड और यूज्ड विद कॉशन इन इंडिविजुअल्स हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन। अबाउट 8 to 10% इज ट्रेडिशनली cited टू शो क्रॉस सेंसिटिविटी। पहली बात क्लियर करते हैं कि क्रॉस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक मरीज़ को एलर्जी थी, ठीक है, एक मरीज़ को एलर्जी थी पेनिसिलिन से, तो उसको जब सिफाइलोस्पोरिन दी गई, ठीक है, तो उससे भी एलर्जी होने का चांस होता है, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैच करते हैं सिफाइलोस्पोरिन से। इसको हम कहते हैं क्रॉस सेंसिटिविटी। तो अगर किसी मरीज़ ने पेनिसिलिन ली, उसको सिफाइलोस्पोरिन से जो एलर्जी होने का चांस होता है, तकरीबन बात करें रिसर्च की गई तो पता चला तकरीबन 100 में से हम बोल सकते हैं कि 100 में से 8 या 9 लोग तकरीबन एलर्जी का शिकार होने से सिफाइलोस्पोरिन से, ठीक है। तो बेसिकली बोल सकते हैं हर 10 में से एक बंदा, हर 10 में से 10 बंदों को पेनिसिलिन से एलर्जी थी, तो 10 में से जब उनको सिफाइलोस्पोरिन दी गई थी, सिफाइलोस्पोरिन ने किसी भी एलर्जी कॉज नहीं करी सिवाय एक बंदे के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि चांस होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। तो फिर भी क्या करते हैं, एहतियात करते हैं कि डोज देने से पहले अगर किसी को दे रहे हैं कि पेनिसिलिन से किसी को पहले एलर्जी हुई थी, उसको सिफाइलोस्पोरिन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। कि टेस्ट कैसे करेंगे कि बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट डोज जो होगी, बिल्कुल थोड़ी सी डोज क्या करेंगे, निकाल के उसकी स्किन पर ये टेस्ट करेंगे इस तरीके से, और फिर अगर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होगा एलर्जिक रिएक्शन, तो सिफाइलोस्पोरिन की कंप्लीट डोज देंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है हमारे पास current data evaluation suggests a cross reactivity between penicillin and cephalosporin to be around 3 to 5% and determined by a similarity in the side chain, not the beta lactam structure. तो पहले रिसर्च में कहा गया तकरीबन 8 से 10% चांस होता है, ठीक है, एलर्जी का। लेकिन अब जो करंट डेटा है वो ये बोलता है कि हमारे पास जो अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी तो उसको सिफाइलोस्पोरिन से एलर्जी होने का चांस सिर्फ 3 to 5%, कि बहुत ही कम चांस है, ठीक है। यूजुअली होती भी नहीं है एलर्जी इस्तेमाल करने से, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि पेनिसिलिन या सिफाइलोस्पोरिन इस्तेमाल करने से एलर्जी हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एलर्जी होती है बेसिकली इसलिए नहीं होती कि दोनों बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए होती है कि साइड चेन की वजह से। अगर किसी को पेनिसिलिन की साइड चेन की वजह से एलर्जी हो रही है, ठीक है, उसको सिफाइलोस्पोरिन से अगर हो रही है, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास कि पेनिसिलिन की जो साइड चेन थी, साइड चेन
वो मैच करिए सिफेलोस्पोरिन की साइड चेन से, ठीक है। दैट्स वाई एलर्जी हो रही है उस मरीज़ को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर की गई है। आगे लिखा हुआ है द रेट ऑफ हाईएस्ट एलर्जिक क्रॉस सेंसिटिविटी इज बिटवीन पेंसिलिन एंड द फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। हमारे पास बहुत ही हाई चांस होता है क्रॉस सेंसिटिविटी का, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन का। अगर किसी को पेंसिलिन से एलर्जी थी तो उसको फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन से एलर्जी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन की जो साइड चेन है वो काफ़ी हद तक मैच करती है पेंसिलिन से, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है।